नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा हिमाचल के नंबर 1 चैनल खबरें अभी तक में। और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने राजस्व अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके के लोगों में रोष है और अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की दहशत नजर आई है। यहाँ बड़गाम में आतंकियों ने तहसील कार्यालय के अंदर घुसकर राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी। आतंकियों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल भट्ट ने दम तोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद क्षेत्र के लोग आक्रोश में हैं, जिसके चलते लोगों ने श्रीनगर हाईवे जाम कर दिया। लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी मांगी जा रही है। वहीं ये प्रदर्शन उग्र न हो, इसके लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद दिखी, लेकिन लोग फिर भी सड़क से हटे नहीं। बहरहाल राहुल भट्ट की हत्या के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। जब तक इनका गजवाए हिंद ये नारा इनका खत्म नहीं होगा, तब तक कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर नहीं जाना चाहिए। गन देना चाहिए ताकि वो कश्मीरी मुसलमान जो भी आतंकवादी फैला रहे हैं उनका मुकाबला कर पाए। तो वहीं आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने यह हमला कांस्टेबल के घर पर किया है। जानकारी के मुताबिक रियाज अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ये दिल दहला देने वाली घटना घाटी के पुलवामा के गुदूरा इलाके में हुई है। बता दें कि घाटी में कुछ ही घंटों के भीतर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर अपने घर पर थे। इसी बीच आतंकियों ने टारगेट बनाकर उन पर फायरिंग कर दी। अचानक की गई फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बेहद देर हो गई थी और एसपीओ शहीद हो गए। वहीं बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में चिंतन मूड लगातार जारी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त उदयपुर में कांग्रेस में नई जान फूंकने की तैयारी कर चुके हैं। इस चिंतन शिविर में सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई है तो वो है राहुल गांधी। उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने खूब जोरदार स्वागत किया था। कांग्रेस का 3 दिन का ये चिंतन शिविर काफी सुर्खियों में है, जो कि अब शुरू हो चुका है। राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन की यात्रा कर उदयपुर पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के 74 नेता भी मौजूद थे। चेतक एक्सप्रेस ट्रेन में राहुल गांधी सहित सभी नेताओं के लिए 2 डब्बे पहले से ही रिजर्व किए गए थे। राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सराय रोहिला से लेकर उदयपुर तक कई जगहों पर खूब स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और समस्याओं को भी सुना। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर त्योहार जैसा माहौल था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन से चिंतन शिविर की शुरुआत होने का कार्यक्रम था। 13 मई की सुबह से ही 400 से ज्यादा प्रतिनिधि और नेता चिंतन शिविर पहुंच चुके थे। इस कार्यक्रम के जरिए देश के वर्तमान हालातों को लेकर जनता के सामने कांग्रेस नेताओं की ओर से बातें रखी जाएंगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा धर्मशाला पहुंचे और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वर्ग की कार्यकारिणी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तेजस श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। 3 दिन तक ये कार्य चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों हिमाचल के तूफानी दौरों पर है। इससे पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर थे। कांगड़ा में उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया था। इस बड़े कार्यक्रम के जरिए अपनी बातों को हिमाचल की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मशाला पहुंचे। जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने खूब जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रोड शो भी किया। रोड शो में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया, मुलाकात भी की। इसके साथ ही भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय शिविर का भी शुभारंभ जेपी नड्डा ने कर दिया है। जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते नजर आए। जगत प्रकाश नड्डा धर्मशाला पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वर्ग की कार्यकारिणी का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कई बातें कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वर्ग की कार्यकारिणी 3 दिन तक चलने वाली है। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे का काम कल यानी शनिवार से शुरू होगा।
मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्रवाई एडवोकेट कमिश्नर की ओर से की जाएगी। इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने यह कहा कि मैंने भी याचिका नहीं देखी है, मामले को देखूंगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई है। इसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद करें। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुंबई से 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। एक की आरिफ अबू बकर शेख के रूप में पहचान हुई है, दूसरा शब्बीर अबू बकर शेख बताया जा रहा है। दोनों को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई से दाऊद के 2 ये गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, आरिफ अबू बकर शेख और साथ ही जिसकी दूसरी गिरफ्तारी हुई है शब्बीर अबू बकर शेख। तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है एनआईए के। दाऊद के जो गुर्गे हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। डी कंपनी पर एनआईए की कार्रवाई देखने की मिली है और इसमें 2 गुर्गों की गिरफ्तारी की गई है। मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। इसमें आरिफ अबू बकर शेख और शब्बीर अबू बकर शेख हैं जो कि डी कंपनी के लिए काम करते थे, यानी कि दाऊद के इशारे पर काम करते थे। उधर हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने फरीदाबाद की जीवन नगर गौछी इलाके के क्लिनिक पर छापा मारा और यहां से अवैध रूप से बेची जा रही नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद की। फरीदाबाद में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक क्लिनिक पर छापेमारी की है जिसमें टीम को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि जीवन नगर गौछी में अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके बाद यहां छापा मारा गया और प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गयी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जीवन नगर में एक दुकान में नशीली दवाएं और इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। जो गुप्त सूचना के आधार पर हमने डीसीओ को साथ लेकर कार्रवाई की है, जो कार्रवाई पुलिस कर रही है। यहाँ करीब 600-700 के लगभग अभी काउंटिंग हो रही है, कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दवाइयों की गिनती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस इसमें आगे की उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि ये नशीली दवाइयां एक महिला बेच रही थी जिसका पति पहले से ही नशे का कारोबार करने के आरोप में जेल में बंद है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं। उधर करनाल से गिरफ्तार किए गए आतंकियों से फर्जी आरसी बरामद की। जिसने ये फर्जी आरसी बनाई है उसकी पहचान अंबाला के गांव महमूदपुर निवासी के रूप में हुई है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 4 आतंकियों के पकड़े जाने के मामले के तार अंबाला से जुड़ गए हैं। जी हां, पकड़े गए आतंकियों से गाड़ियों की फर्जी आरसी बरामद की गई है और ये फर्जी आरसी बनाने वाला मास्टरमाइंड अंबाला के गांव महमूदपुर का नितिन शर्मा निकला। नितिन कुछ दिन पहले जम्मू जेल से 41 दिन बाद जमानत पर रिहा हुआ और अब करनाल पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि नितिन की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। इसी के आधार पे मधुबन पुलिस स्टेशन में 10 मई को एक दूसरी एफआईआर नंबर 146 धारा 420, 467, 471, 120 BIPC के तहत दर्ज की गई है, जिसमें एक गांव महमदपुर साहा अम्बाला वासी नितिन शर्मा को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।
आरोपी के जो है गिरफ्तारी के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम को उसके जो बारे में जहाँ पर वो छिपा हुआ है उसके बारे में महत्वपूर्ण लीड हासिल हो रखी है। गौरतलब है कि 5 मई को पकड़े गए आतंकियों को जिला पुलिस ने 10 दिन के रिमांड पर ले रखा है। तो बड़ी खबर में अब रुख करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है चंडीगढ़ में, और देखिए इस मौके पर उनका स्वागत भी करते हुए लोग नजर आए। कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़ी जानकारी दी, कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। महत्वपूर्ण है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कई मुद्दों पर जानकारी दी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 15 मई को यमुनानगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आ रहे हैं। यमुनानगर में हरियाणा प्रगति रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद संबोधित करेंगे। ये रैली काफी महत्वपूर्ण है। विकास की घोषणाएं इस रैली में सुनाई देंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़ी सौगातें भी हरियाणा को दे सकते हैं। पिछली बार की रैली में यमुनानगर जिले के 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, जो तमाम घोषणाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। इसके साथ ये भी बताया गया कि विकास के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। पहले की गई घोषणाओं को भी पूरा किया जा चुका है। अब 15 मई को नई घोषणाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। आम लोगों में भी इस रैली को लेकर भारी उत्साह है। यमुनानगर के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होने का यह दावा किया गया। इस बीच होमगार्ड से जुड़े मामले में आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आईजी होमगार्ड पर पिंजौर थाने में एक और केस दर्ज किया गया है। आईजी होमगार्ड से जुड़ा यह मामला है। एक और केस दर्ज किया गया है आईजी होमगार्ड पर पिंजौर थाने में। नशे में दिव्यांग के साथ मारपीट करने का आरोप होमगार्ड के आईजी पर, और इसी के चलते पिंजौर थाने में एक और केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। नशे में दिव्यांग के साथ मारपीट करने का यह आरोप है। दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी आरोप होमगार्ड के आईजी पर लगा है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये होमगार्ड के आईजी हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है हरियाणा में, लेकिन इनकी हरकत जरा देखिए कैसे एक दुकान में घुसकर, क्योंकि साहब ने नशा जो किया हुआ था और नशे में जमकर मारपीट कर देते हैं। इसी के चलते अब इनके खिलाफ पिंजौर थाने में एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। ये दुकान जरा देखिए, किराने की ये दुकान लग रही है और इसमें घुसकर वहां पर दुकान में मारपीट करता हुआ ये शख्स कोई और नहीं बल्कि होमगार्ड का आईजी है। नशे में दिव्यांग के साथ मारपीट का आरोप लगा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर में ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का बड़ी खबर में। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी है। पुलिस प्रशासन के सारे इंतजामात फेल नजर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ देखने को काफी संख्या में मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच सरकार और प्रशासन के तमाम दावे और उस पर देखिए जरा किस तरीके से सारे इंतजामात फेल नजर आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए आईटीबीपी के जवानों ने वहां पर कमान संभाली हुई है। इस
व्यवस्था बनाए रखने में मदद की जा रही है। सारे इंतजाम पुलिस प्रशासन के फेल नजर आ रहे हैं। इसके चलते आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला हुआ है और वहां पर व्यवस्थाएं बनाए रखने में मदद की जा रही है। इलाके में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट किया गया है। अलग अलग जगहों पर 2 मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के चलते सरकार ने चारों धाम के लिए 1,000 यात्रियों की संख्या भी बढ़ाई थी, लेकिन व्यवस्था उस हिसाब से नहीं दिखी, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन के सारे इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला हुआ है व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, और व्यवस्थाएं अब बनाए जाने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 2 मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं, क्योंकि ऐसी खबरें भी लगातार मिल रही थी कि ऑक्सीजन की कमी ऊपर होने के चलते कई लोगों की यहां पर डेथ भी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान को दिल्ली कालंदी कुंज मदनपुर खादर डेमोलिशन मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि मदनपुर खादर में डेमोलिशन के मामले में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी के तहत अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने आज दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। आप एमएलए अमानतुल्लाह की मुश्किलें बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है, क्योंकि वह अतिक्रमण का वहां पर जिस तरीके से हटाने का काम चल रहा था उसका विरोध करते हुए नजर आए थे। डेमोलिशन का ये जो पूरा प्रोसेस अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है, इसी के तहत अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो जिस तरीके से ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन वहां पर एमसीडी का ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं नशे पर लगाम कसने के लिए सिरसा पुलिस ने कमर कस ली है। अब नशे के जरिए प्रॉपर्टी बनाने वाले तस्करों पर सिरसा पुलिस सख्ती से शिकंजा कसे हुए है। सिरसा में पिछले काफी समय से नशे ने अपने पैर पसार लिए हैं। हालांकि सिरसा पुलिस नशे पर लगाम कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद सिरसा में नशा पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। पहले अलनाबाद खंड के गांव मलेका में सिरसा पुलिस ने एक नशे के सौदागर की करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की थी, जिसके बाद सिरसा जिले में नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस ने डब्बाली हल्के के गांव पन्नीवाला मोरिका के एक नशा तस्कर की करीब 2 करोड़ 82 लाख की प्रॉपर्टी सीज कर ली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है और हमारी खुद का एक समीक्षा सेल बना हुआ है जो हर फाइल को देखता है ताकि इनको सजा हो, तो वो भी हमारा प्रयास है। और साथ ही एक जो भी अगर नशा तस्कर है तो नशे को हमारा प्रयास है कि बिल्कुल डिटरेंस हो जाए, कोई नशा बेचने का सोचे भी ना। फिलहाल सिरसा पुलिस का नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान जारी है। उधर सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर फिर तेज रफ्तार का कहर दिखाया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मारी। सोनीपत की नेशनल हाईवे 44 पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ के नजदीक स्कूल के सामने ही स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। स्कूल बस में लगभग 30 बच्चे सवार थे, जिनकी बाल बाल जान बची है, लेकिन हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई गई। सभी का इलाज एक निजी अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेते हुए ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ फिलहाल जारी है। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहा था और आगे स्कूल की बस खड़ी थी। स्कूल के गेट के पास बिल्कुल हम खड़े थे और आगे बस खड़ी थी। बस से एकदम आगे से आवाज आई, एक ट्रक आया और ट्रक ने स्कूल की बस को टक्कर मारते हुए बस एकदम ऐसे साइड में हो गई और पीछे फिर हमारी गाड़ी की टक्कर मारी और ट्रक की स्पीड कम से कम 60-70 के आसपास होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि इस हादसे में क्या ट्रक चालक की कोई लापरवाही थी या फिर ये हादसा महज एक हादसा था। जिस तरीके से ये टक्कर हुई है स्कूली बस की और इसमें कई छात्र छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन वाकई ये हैरान करने वाले मामला है, क्योंकि कई बार ऐसी लापरवाही भी देखने को मिलती है ट्रक ड्राइवर की, जिसके चलते कहीं ना कहीं हादसों में बच्चे अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। उधर फरीदाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक नशेड़ी बेटे अपने ही माता पिता की बेरहमी से उसने
हत्या कर दी। नशेड़ी कलयुगी बेटे की एक करतूत निकलकर सामने आई है। आरोप है कि अपने माता पिता की ही नशे में हत्या कर दी। यूं तो हरियाणा में लगातार वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस के लिए वारदातें एक चुनौती बन चुकी हैं, लेकिन कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिस पर पुलिस का या कानून का कोई बस भी नहीं है। जी हाँ, ऐसी एक वारदात फरीदाबाद से सामने आई है। ये वारदात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा। दरअसल फरीदाबाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। जानकारी यह है कि बेटा नशेड़ी था। ये युवक नशे खूब किया करता था और किसी की एक ना सुनता था। नशे के आदि युवक ने अपने बुजुर्ग माता पिता की कैंची मारकर बेरहमी से हत्या की है। हालत में आया था, अपने माँ बापों से पहले लड़ाई झगड़ा करा था और गेट के तीनों गेटों में ताला लगा के जब बड़ी बेरहमी के साथ कैंची के साथ उसने माँ बापों की हत्या करी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में देखना होगा कि आरोपी बेटे के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि सीधा सीधा हत्या का ही मामला है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप टूटने से प्रेमी इतना नाराज हुआ कि अपने प्रेमिका पर उसने जानलेवा हमला कर दिया। घटना बहादुरगढ़ की है। आखिर आरोपी ने ऐसा क्यों किया, दिखाते हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप टूटने से नाराज एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस हमले में प्रेमिका गंभीर रूप से घायल है, जिसे बहादुरगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला बहादुरगढ़ के मेन बाजार का बताया गया है। यहाँ राजबाला नाम की एक महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है। देर शाम वो ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। अचानक से उसका प्रेमी सोनू वहाँ पर पहुँच जाता है। ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर वो एक के बाद एक हमले कर देता है। राजबाला ने अपने प्रेमी को बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। सोनू नाम के आरोपी ने अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर बर्फ तोड़ने वाले सुए से एक के बाद एक राजबाला पर कई वार किए थे। राजबाला के कंधे, गर्दन, छाती और पेट में आधा दर्जन से ज्यादा चोट के निशान पाए गए। राजबाला को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घायल राजबाला ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। वहीं पुलिस ने घायल राजबाला के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर दिया है। वहीं अंबाला शहर के सुषमा स्वराज बस स्टैंड पर लावारिस बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस टीमें अंबाला शहर के बस स्टैंड पहुंची। मौके पर बम स्क्वाड, स्निफर डॉग, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। करनाल में 4 आतंकियों के गिरफ्तार होने और मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर में आतंकी हमले के बाद अंबाला शहर के सुषमा स्वराज बस स्टैंड पर लावारिस बैग मिलने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया था। सुषमा स्वराज बस स्टैंड के पिछले हिस्से में एक काले रंग के लावारिस बैग की सूचना मिलते ही बस स्टैंड को खाली करवा दिया गया था। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। साथ ही बम निरोधक दस्ता, स्निफर डॉग, फायर ब्रिगेड और आईडी डिफ्यूजल की टीम भी पहुंची थी। और वहीं बम स्क्वाड की टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर रघुवीर ने बताया कि बैग में नकली आईडी रखा गया था, जिसे नकली डिनोटेटर माना जा सकता है। इसे किसी की शरारत या मॉक ड्रिल भी कहा जा सकता है। वहीं डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों करनाल और दूसरी जगहों पर हुए आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर हमने ये मॉक ड्रिल की थी। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने ये भी बताया कि मौके पर डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सभी संसाधन जुटाए गए थे, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि अगर अंबाला में ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो हम उस स्थिति को कितनी देर तक सुलझा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड में नेटो में शामिल होने के ऐलान किया है तो रूस तिलमिला उठा है। इतना ही नहीं, फिनलैंड के ऐलान के बाद बिना देरी किए रूस ने बड़ी चेतावनी भी दे दी है। पूर्वी यूरोपीय देश फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान से रूस गुस्से से लाल हो गया है। रूस की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिनलैंड के ऐलान के चंद घंटे में ही क्रेमलिन ने बयान जारी कर चेतावनी दे दी। बयान में कहा गया कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए सीधा खतरा है। इतना ही नहीं, रूस ने इसके जवाब में कार्रवाई की भी धमकी दी। ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध के जमाने से ही फिनलैंड ने तटस्थता बनाए रखी, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण और तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री सना मरीन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया। रूसी सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन रूसी सीमाओं के करीब अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए क्या खास कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही रूसी सीमाओं के पास नाटो के विस्तार के जवाब में पश्चिमी हिस्से में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं।
वहीं कभी राजनीतिक संकट तो कभी बाकी परेशानियों से पाकिस्तान अभी तक उभर नहीं पाया है। आर्थिक संकट से भी पाकिस्तान को काफी चोट पहुंची है। पाकिस्तान पर आजकल संकट के बादल छाए हुए हैं। अब पाकिस्तान में आर्थिक संकट बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद भी आर्थिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान का रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। गुरुवार को पाकिस्तानी रुपए की कीमत एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 192 रुपए हो गई। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरी है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में लगातार आयात बढ़ रहा है और निर्यात में कमी आ रही है। यही वजह है कि रुपए की कीमत घट रही है। जुलाई से अप्रैल तक पाकिस्तान का व्यापारिक घाटा 39 अरब डॉलर हो गया। जानकारों का कहना है कि डॉलर की तेजी की वजह से रुपयों ने लोगों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो IMF से मदद नहीं मिल रही, मित्र देशों से समय पर सहायता नहीं मिल रही और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार भी घट रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मुद्रा संकट का काल आ गया है। नई सरकार बनने के बावजूद पाकिस्तान में आर्थिक संकट बढ़ रहा है। यहाँ विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। वहीं गर्मी से परेशान देशवासियों के लिए मौसम विभाग राहत भरी खबर लेकर आया है। जी हां, तपती जलती गर्मी से इस बार थोड़ी जल्दी राहत मिलने की संभावना है, यानी कि मानसून इस बार थोड़ा जल्दी दस्तक दे सकता है। इस समय भारत के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। बीते हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ जगहों पर बरसात भी हुई। हालांकि अब लोगों को मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग ने इस मामले में खुशखबरी सुनाई है। IMD के मुताबिक इस बार साउथ वेस्ट मानसून जल्दी आ रहा है। मौसम विभाग ने बयान जारी कर कहा कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे जुड़ी बंगाल की खाड़ी में 15 मई को मानसून पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार में 15 मई को पहली मानसून की बरसात होगी। भीषण गर्मी में मौसम विभाग की ये खबर काफी सुकून देती है। सामान्य तौर पर 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम औसत तक बरसात हो सकती है। 14 से 16 मई तक कई जगहों पर भारी बरसात होगी। इसके साथ ही दक्षिण अंडमान में 60 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं असम और मेघालय में 12 से 16 मई के बीच भारी बरसात की संभावना